हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 21 मार्च 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली जो हेडिंग है वो है कि आयोग की निष्पक्षता के लिए चयन समिति में न्यायिक सदस्य होना जरूरी नहीं। केंद्र सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर नए कानून का सुप्रीम कोर्ट में बचाव किया है। कहा है कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता चयन समिति में न्यायिक सदस्य की मौजूदगी से नहीं आती है। इसी तरह वरिष्ठ सरकारी पदाधिकारियों की उपस्थिति चयन समिति को स्वतः पक्षपाती मानने का आधार नहीं हो सकती है। सरकार का कहना है कि यह माना जाना चाहिए कि उच्च संवैधानिक पदाधिकारी चयनित जनहित में अच्छे इरादे से और निष्पक्षता से काम करते रहें। याचिकाकर्ता का यह मानना गलत है कि चयन समिति में न्यायिक सदस्य नहीं होने से पक्षपात होगा। केंद्र सरकार ने यह बात चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर अंतरिम रोक लगाने की मांग का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को दाखिल हलफनामे में कही है। सुप्रीम कोर्ट मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति और सेवा शर्त कानून 2023 पर रोक लगाने की मांग पर गुरुवार को सुनवाई करेगा। कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने अर्जी दाखिल कर मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की चयन समिति से प्रधान न्यायाधीश को बाहर रखे जाने को चुनौती दी है। कहा है कि यह चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के बारे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है। गैर सरकारी संगठन एसडीआर यानी कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने भी नए कानून के तहत नियुक्ति करने पर रोक लगाने की मांग की है। अर्जी में कहा गया है कि मुख्य जो कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर अंतिम फैसला आने तक नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक की जाएं। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय चयन समिति की बात कही गई है। इसमें प्रधानमंत्री के अलावा नेता विपक्ष और सीजेआई को रखने की बात की गई थी। नाम से है संबंध तो पेश क्यों नहीं होते केजरीवाल कोर्ट। आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बार बार सम्मन जारी होने के बावजूद ईडी के समक्ष पेश नहीं होने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने कई अहम सवाल उठाए हैं। 21 मार्च के लिए जारी ईडी के 9वें सम्मन को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत व न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने सवाल किए कि जब नाम से सम्मन है तो ईडी के सामने पेश क्यों नहीं होते हैं। पूछा आखिर आपको उपस्थित न होने से कौन रोक रहा है। पीठ ने उन्हें फिलहाल कोई राहत दिए बिना सुनवाई को 22 अप्रैल के लिए टाल दिया है। सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मनु सिंघवी ने कहा कि मेरे मुवक्किल जांच एजेंसी के समक्ष उपस्थित होंगे और प्रश्नों का जवाब भी देंगे। वह इससे ना तो बच रहे हैं और न भाग रहे हैं। वह खुद आएंगे, लेकिन उन्हें आशंका है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी। उन्हें भरोसा दिलाया जाए कि ईडी ऐसी कोई कठोर कार्रवाई नहीं करेगा। सिंघवी के तर्क पर अदालत ने टिप्पणी की कि पूछताछ के पहले या दूसरे दिन गिरफ्तारी सामान्य प्रथा नहीं है। इस पर सिंघवी ने पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया व आपके राज्यसभा सदस्य संजय सिंह की गिरफ्तारी का हवाला देते हुए कहा कि अब कामकाज की एक नई शैली आ गई है। ईडी ने पेश होने के लिए कहा है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया कि केजरीवाल आरोपी हैं, संदिग्ध हैं या गवाह हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष का हल वार्ता व कूटनीति से ही संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की के साथ अलग अलग बातचीत की और कहा कि रूस यूक्रेन टकराव का समाधान वार्ता और कूटनीति से ही संभव है। मोदी ने रविवार को चुनाव में भारी मतों से विजयी होकर 6 और वर्षों के लिए रूस के राष्ट्रपति चुने गए पुतिन को फोन पर बधाई दी है। उनसे कई विषयों पर चर्चा की गई। इसके बाद मोदी ने जेलेंस्की को फोन करके भारत की ओर से दोनों देशों के बीच चल रहे संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और शांति के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों से अवगत कराया है। मोदी ने एक ही दिन में रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों से बात करके यह स्पष्ट भी कर दिया कि वह वैश्विक मंच पर अपनी अलग व स्वतंत्र कूटनीति को लेकर प्रतिबद्ध हैं। एक तरफ अमेरिका व यूरोपीय देशों के विरोध के बावजूद वह रूस के साथ संपर्क में है, तो दूसरी तरफ रूस के विरोध के बावजूद यूक्रेन के साथ संपर्क कायम रखे हुए हैं और उन्हें उम्मीद है
कि भारत की जो बातचीत की पहल है वो जल्द सार्थक होगी। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि सुरक्षा परिषद में चीन के अड़ंगे पर भारत की खरी खरी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार के सिलसिले में यूनाइटिंग फॉर कॉन्सेंस यानी कि यूएफसी ग्रुप की संस्तुतियों पर कड़ी आपत्ति जताई है। इन संस्तुतियों में स्थायी सदस्यों की संख्या न बढ़ाने के लिए कहा गया है। इस ग्रुप में भारत विरोधी सोच रखने वाले चीन, पाकिस्तान और तुर्की भी शामिल हैं। भारत ने कहा कि ये संस्तुतियां संयुक्त राष्ट्र के अधिसंख्य सदस्य देशों की भावनाओं के अनुरूप नहीं हैं। अधिसंख्य सदस्य देश सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी चाहते हैं। यूएफसी में इन तीनों देशों के अतिरिक्त अर्जेंटीना, कनाडा, कोलंबिया, कोस्टारिका, इटली, माल्टा, मेक्सिको, दक्षिण कोरिया, सैन मारिनो और स्पेन भी हैं। इस ग्रुप में इंडोनेशिया पर्यवेक्षक के रूप में शामिल है, लेकिन इनमें चीन सुरक्षा परिषद का अकेला स्थायी सदस्य देश है। यूएफसी ने सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने का विरोध किया है। ग्रुप ने सुरक्षा परिषद की सदस्यता को बढ़ाकर 26 किए जाने की संस्तुति की है, लेकिन ये सभी अस्थायी सदस्य होंगे। इनमें से 9 सदस्य लंबे समय के लिए चुने जाएंगे। संस्तुतियों का यह मसौदा इटली के प्रतिनिधि ने प्रस्तुत किया है। दिल्ली जल बोर्ड का फंड जारी कराने दिल्ली सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दिल्ली जल बोर्ड का फंड जारी करने की मांग की है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार को आश्वस्त किया है कि वह 31 मार्च के बाद भी लैप्स हुए 3000 करोड़ के फंड को जारी करने का आदेश दे सकता है। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्नीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने दिल्ली की आप सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा याचिका का उल्लेख किए जाने पर यह बात कही है। सिंघवी ने याचिका का उल्लेख करते हुए कहा कि यह मामला दिल्ली जल बोर्ड ने फंड जारी करने के से संबंधित है। इस याचिका पर जल्द सुनवाई की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली जल बोर्ड के लिए जो निर्धारित राशि है वह 31 मार्च को समाप्त हो जाएगी। रेलवे स्टेशनों से भी गुजर सकती है वोट की ट्रेन। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश के छोटे बड़े 1308 रेलवे स्टेशनों का अत्याधुनिक तरीके से पुनर्निर्माण होना है। इसमें सिर्फ स्टेशनों की सूरत ही नहीं बदलेगी, बल्कि उस शहर का भी कायाकल्प होगा। भव्यता बढ़ेगी, यात्रियों के साथ साथ उस शहर के निवासियों की भी सुविधाएं बढ़ेंगी। सफ़र सुहाना होगा और बड़ी संख्या में रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। जाहिर है, लगभग 80,000 करोड़ की इस योजना से वोटर भी निष्प्रभावी नहीं रहेगा। 1150 स्टेशनों के पुनर्निर्माण की निविदा निकल चुकी है, बाकी भी प्रक्रिया में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को 500 रेलवे स्टेशनों के पुनर्निर्माण का शिलान्यास भी कर चुके हैं। राजनीति से रेलवे का प्रगाढ़ संबंध प्रारंभ से ही है। आज़ादी के पहले महात्मा गांधी ने इसका भरपूर इस्तेमाल किया था। हाल के 3-4 दशकों में नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, ममता बनर्जी और रामविलास पासवान जैसे नेताओं ने वोट के लिए रेलवे का सहारा लिया था, लेकिन केंद्र की वर्तमान सरकार ने रेलवे की काम चलाओ प्रवृत्ति को पीछे छोड़कर विकास की नई तस्वीर गढ़ने के लिए कदम बढ़ाया है, नवाचार किया है, जिसमें शहरों की सूरत, निवासियों की सुविधाएं और स्थानीय कारोबार के रोजगार के साथ ही वोटिंग ट्रेंड में परिवर्तन के लिहाज से के लिए भी उर्वरक शामिल होगा। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चयनित 1308 स्टेशनों में 300 ऐसे शहरों में है जिनकी आबादी 1 लाख से ज़्यादा है। बाकी 1000 से कम और 50,000 से ज़्यादा आबादी वाले शहरों के स्टेशन हैं। इन सभी छोटे बड़े शहरों की आबादी को औसतन 5 लाख भी मान लिया जाए तो करीब 6-7 करोड़ आबादी की पहुंच नए स्टेशनों की भव्यता तक सीधी हो जाएगी। नेक्स्ट है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज पर पहला आर्टिकल है कि आम आदमी के सरोकार साधती विदेश नीति। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत जो भी नीतियां या कदम उठा रहा है उसके प्रत्यक्ष लाभार्थी भारतीय नागरिक बन रहे हैं। इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है और शीघ्र प्रकाशित होने जा रही पुस्तक फ्रेंड्स इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स के लेखक श्री राम चलैया द्वारा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के 10 वर्ष के कार्यकाल में विदेश नीति के मोर्चे पर जितनी सक्रियता देखी गई है उतनी किसी पूर्ववर्ती सरकार में नहीं रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश नीति को पर्याप्त प्राथमिकता देते हुए उसमें अपनी ऊर्जा एवं स्वयं का अपेक्षित निवेश किया है। यही कारण है कि 2014 के पश्चात हुए अधिकांश जनमत सर्वेक्षणों में मोदी सरकार के विदेश नीति प्रदर्शन पर उत्तरदाताओं ने खासी संतुष्टि व्यक्त की है। जबकि पहली सरकार के समय विदेश नीति में केवल बुद्धिजीवी और एक विशेष वर्ग ही दिलचस्पी रखते थे। मोदी युग में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के स्तर पर आम नागरिकों में भी अभिरुचि और भागीदारी के भाव उजागर हुए हैं। जटिल अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों और संकटों से निपटने के लिए देश में पूरे समाज को अंशभागी बनाना कोई मामूली उपलब्धि नहीं है। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय रुझानों से निर्धारित होती हैं। भारत के मामले में तो यह और भी मुखरता से रेखांकित होता है, क्योंकि देश कच्चे तेल की 85 और प्राकृतिक गैस की 50% आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आयात पर निर्भर है। ऐसे में विदेश नीति और देश की ऊर्जा सुरक्षा एक दूसरे पर आश्रित हैं। और 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के चलते पश्चिमी शक्तियों ने भारत को रूस के विरुद्ध पक्ष लेने का दबाव डाला, तो हमने अपने लोगों की बुनियादी जरूरतों को सर्वोपरि रखकर उस दबाव को नकारते हुए रूस से सस्ते तेल की आपूर्ति के समझौते किए हैं। विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने की नीतियों ने भी भारतीय अर्थव्यवस्था को मौजूदा राह पर आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई है। अगर हम बात करें पिछले 10 वर्षों में आंतरिक स्तर पर जो मूलभूत सुधार और प्रशासनिक परिवर्तन हुए हैं, उनसे विश्व भर की ओर आकर्षित हुआ है। इस प्रकार भारत पूंजी और कारोबार के अवसर प्राप्त कर पाया है। वर्ष 2000 से 2023 तक भारत में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी कि एफडीआई प्रवाह 953 अरब डॉलर रहा है, जबकि इसमें 2014 से 2023 के दौरान एफडीआई प्रवाह 615 अरब डॉलर रहा है, यानी कुल एफडीआई का करीब 65% मोदी सरकार के दौरान हुआ था। 2023 में भारत को 70 अरब डॉलर एफडीआई मिला है, जो चीन के 33 अरब डॉलर से दोगुना अधिक था। चीन दशकों तक एफडीआई के मोर्चे पर अपराजय रहा, किंतु भारत ने स्वयं को पश्चिमी पूंजीपतियों और सरकारों के समक्ष चीन से बेहतर और आकर्षक गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करने के भरसक प्रयास किए हैं। विकसित भारत का सपना साकार करने के लिए विदेश नीति की महत्ता को कम करके नहीं आंका जा सकता है। भारतीयों के लिए उच्च आय, अच्छे जीवन स्तर और सहूलियतें प्रदान करने के लिए सक्षम विदेश नीति का होना अत्यंत आवश्यक है। गत एक दशक में भारत ने विदेश में जो शुरू किया उसके प्रति देश में व्यापक उत्साह और समर्थन में वृद्धि स्पष्ट संकेत हैं कि हम सही राह पर हैं और आगे इसी पथ पर प्रयासरत रहकर चलना पड़ेगा। नेक्स्ट आर्टिकल है कि खर्च करने की बदलती प्रवृत्ति। नीतियों का निर्धारण ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं की प्राथमिकताओं में बदलाव के हिसाब से होना चाहिए। इसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है अर्थशास्त्री डॉक्टर सुरजीत सिंह द्वारा। देखिए, पिछले दिनों राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा जारी घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 के प्रारंभिक आंकड़े बदलती भारतीय अर्थव्यवस्था की तस्वीर पेश करते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि ग्रामीण और शहरी घरेलू उपभोग व्यय के बीच कम जो अंतर है वो कम होता जा रहा है, जिससे ग्रामीण भारत में भी मध्यम वर्ग उभार लेने लगा है। यह सर्वेक्षण जहां इस बात को रेखांकित करता है कि लोगों के भोजन खर्च में प्रोटीन और पोषक तत्वों की हिस्सेदारी बढ़ रही है, वही इस चिंता को भी बढ़ाया है कि लोगों द्वारा नशे आदि पर व्यय पहले से अधिक किया जा रहा है। देश भर के 2.5 लाख से अधिक परिवारों पर किया गया सर्वेक्षण स्पष्ट करता है कि पिछले एक दशक में लोगों का उपभोग प्रवृत्ति में परिवर्तन आया है। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों
का भोजन पर होने वाला व्यय 2011-12 की तुलना में 2022-23 में 53% से घटकर 46% हो गया है, जबकि शहरी क्षेत्रों में यह 43% से गिरकर 39% रह गया है। यह सर्वेक्षण भोजन की थाली में होने वाले परिवर्तनों की तरफ भी ध्यान आकर्षित करता है। ग्रामीण परिवारों का अनाज पर किए जाने वाले व्यय का हिस्सा 2011-12 की तुलना में 2022-23 में 11% से घटकर 5% रह गया है। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लोग अब अधिक विविध भोजन विकल्पों की ओर जा रहे हैं। यह बदलाव सकारात्मक विकास का प्रतीक है। भारतीय आहार में अब केवल अनाज ही मुख्य खाद्य पदार्थ नहीं रह गया है। यह प्रवृत्ति भारतीय कृषि क्षेत्र के लिए नए अवसरों का सृजन भी करती है। फूलों, सब्जियों और पशुधन उत्पादों की बढ़ती मांग कृषि पोषक में बदलाव की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। यह किसानों के लिए अपने उत्पादन में विविधता लाने और इस बढ़ते बाजार का लाभ उठाने का अवसर भी प्रस्तुत करती है। इसके लिए सरकार को फलों, सब्जियों और पशुधन की खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन, बुनियादी ढांचा और तकनीकी सहायता प्रदान करके इस बदलाव को सुविधाजनक बनाने के लिए कार्य करना होगा। संतुलित आहार के महत्व के बारे में बढ़ती जागरूकता और मुख्य कार्बोहाइड्रेट से परे उच्च मूल्य वाले पोषण तत्वों की बढ़ती मांग के संदर्भ में भारत को अपनी खाद्य नीति का पुनर्मूल्यांकन कर भविष्य की नई रूपरेखा बनानी चाहिए। अब आते हैं हम बिजनेस पेज पर। पहली न्यूज़ है, मिड व स्मॉल कैप ने लार्ज कैप को पछाड़ा। देखिए, हाल ही में गिरावट के बावजूद स्मॉल और मिड कैप ने पिछले 12 माह में लार्ज कैप की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। इस अवधि में स्मॉल और मिड कैप रिटर्न लार्ज कैप से 50% तक अधिक रहा है। जो लोग शेयर मार्केट के बारे में जानते हैं, SIP के बारे में जानते हैं और लमसम के बारे में जानते हैं, उन्हें मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप समझ में आएगा। फिर भी मैं सरसरी तौर पर आपको बता दूं कि जैसे हम लोग बैंक में जाकर रिकरिंग डिपॉजिट कराते हैं, यानी कि RD करवाते हैं, वैसे ही हम म्यूचुअल फंड्स में SIP करते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि महीने महीने आप 500 की, 1000 की, 2000, 5000, 10,000 की SIP करवा सकते हैं महीने महीने की। और इसमें कोई टाइम बाउंडेशन नहीं होता है। आप 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल के लिए करवा सकते हैं। जैसे हम लोग बैंक में FD करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड्स में हम लमसम करवा सकते हैं, यानी कि आप एक निश्चित राशि देकर उसको रख सकते हैं। जैसे कि आपने 1 लाख का लमसम ले लिया, तो शेयर मार्केट अगर आज बढ़ा तो आपका लमसम अमाउंट बढ़ेगा, अगर घट गया तो आपका अमाउंट घट भी जाएगा। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है। जैसे FD में क्या होता है कि आपको ब्याज दर कम मिलती है, लेकिन आपका पैसा निश्चित रिटर्न्स के साथ आपको मिलता है, पहले ही बता दिया जाता है कि आपको इतना रिटर्न्स मिलेगा। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है कि अगर शेयर मार्केट गिर गया, मान लीजिए आपने 5 साल के लिए पैसा रखा और जिस म्यूचुअल फंड्स में आपने पैसा लगाया, जिस कंपनी में आपने पैसा लगाया, अगर उस कंपनी ने 5 साल में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, तो हो सकता है अगर आपने 1 लाख का लमसम लिया है तो वो 95,000 रह जाए, 5 साल बाद की बात मैं कर रहा हूँ, या फिर वो 90,000 रह जाए। और उस कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस कर दिया तो हो सकता है वो 1 लाख आपका 1.5 लाख भी बन सकता है। वही SIP में भी होता है। और अब आते हैं हम, ये मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप क्या होता है। देखिए, लार्ज कैप मतलब होता है कि बहुत लार्ज कैप मतलब जो कंपनी रिटर्न्स अच्छा देती है। जितने ज़्यादा रिटर्न्स आपको अच्छे मिलेंगे, उसमें रिस्क कवर ज़्यादा होगा, यानी कि रिस्क ज़्यादा होगा। जैसे कि 1 साल में अगर आपको 28% का रिटर्न मिलेगा 1 लाख पर, तो आप समझिए कि रिस्क भी आपको ज़्यादा मिलेगा। मिड कैप क्या होता है? मिड कैप में जैसे आपका हो गया रिलायंस हो गया, टाटा कैपिटल, मतलब ये तो होते तो तीनों में है, लेकिन आपको एक एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूँ कि ये सब विश्वसनीय काम है। मिड कैप में यानी कि विश्वास है कि पैसा बढ़ेगा भी और कम भी नहीं, मतलब बढ़ेगा और लॉस नहीं होगा। और स्मॉल कैप में जो नई कंपनियाँ होती हैं, चलेंगी नहीं चलेंगी और कितना अच्छा परफॉर्मेंस करेंगी, हो सकता है बहुत ग्रोथ, धीरे धीरे कोई कंपनी बढ़े, तो उसे बोलते हैं स्मॉल कैप। यानी कि ज़्यादा आपको अगर पैसा एकदम से बढ़ाना है, रिस्क लेना है, आप पैसे को लेकर रिस्क ले सकते हैं, तो आप लार्ज कैप में जाइए।
इस अवधि में स्मॉल और मिड कैप ने 50% तक से अधिक का रिटर्न दिया है। ब्रोकिंग फर्म आनंद राठी शेयर्स एंड स्टॉक ब्रोकर्स का कहना है कि मिड और स्मॉल कैप सूचकांक के लिए हमारी राय सकारात्मक है। ब्रोकिंग फर्म के अनुसार लार्ज कैप की तुलना में मिड और स्मॉल कैप का शानदार प्रदर्शन पहले भी देखा गया है। खासकर 2014 से 2017 की अवधि में मिड और स्मॉल कैप में पिछले 12 माह के दौरान शानदार बढ़त की वजह 2018-19 की अवधि में कमजोर प्रदर्शन के बाद आया उछाल है। अब आते हैं हरे रंग की ड्रेस का प्लान लागू नहीं करेगी जोमैटो, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। जीएसटी समाधान योजना के पत्र को 31 मार्च तक भरना होगा पात्र को। अगर आप किसी वस्तु के निर्माता हैं, आपका वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपए से नीचे है, तो आप जीएसटी की सामान्य योजना से समाधान योजना में शामिल हो सकते हैं। इसके बाद आपको वस्तु की टैक्स दर के हिसाब से टैक्स ना देकर हर माह 1% टैक्स ही देना होगा। सेवा के क्षेत्र से जुड़े लोगों का कारोबार 50 लाख रुपए वार्षिक से कम है तो वह भी योजना से जुड़ सकते हैं। 31 मार्च 2024 तक योजना का लाभ लेने के लिए CMP 02 फॉर्म भरकर अपलोड करना होगा। जीएसटी में बहुत से कारोबारी ऐसे हैं जिनका कारोबार पिछले 6.5 वर्ष में कम हुआ है, इससे वे अब समाधान योजना में शामिल होने की सीमा में आ चुके हैं। वहीं बहुत से ऐसे भी हैं जिन्हें यह नहीं पता कि वे सामान्य टैक्स दर की श्रेणी में रहें या समाधान योजना की श्रेणी में। ये कारोबारी अगले वित्त वर्ष में समाधान योजना में शामिल हो सकते हैं। कुल डाटा में बढ़ी 5G की हिस्सेदारी। भारत में 5G यूज़र 4G यूज़र की तुलना में 3.6 अधिक मोबाइल डाटा की खपत कर रहे हैं। भारत में अक्टूबर 2022 से 5G लॉन्च किया गया था। मोबाइल निर्माता कंपनी नोकिया की एक रिपोर्ट के अनुसार 5G ने 2023 में कुल डाटा ट्रैफिक में 15% योगदान दिया है। मोबाइल ब्रांडेड इंडेक्स शीर्षक से बुधवार को जारी रिपोर्ट में कहा गया कि वह भारत में डाटा की खपत सालाना आधार पर 20% बढ़कर 17.4 एक्साबाइट हो गया है। नोकिया इंडिया के मार्केटिंग और कॉरपोरेट मामलों के प्रमुख अमित मारवाह ने कहा कि औसतन एक ग्राहक प्रति माह 24 GB डाटा की खपत कर रहा है। भारत में डाटा की खपत की जो भूख है वो काफ़ी अधिक देखने को मिल रही है। अब आते हैं इंटरनेशनल पेज पर। इसमें युद्ध है, स्किप करेंगे दोनों न्यूज़ को। अमेरिका ने एक आरोप लगाया कि पाकिस्तान के आम चुनाव में हुई है अनियमितता। अमेरिका ने पाकिस्तान में 8 फरवरी को हुए आम चुनाव में अनियमितताओं को उजागर किया है। इसके साथ ही उसने आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करने और आतंकवादी खतरों का मुकाबला करने के लिए सहयोग करने की अमेरिकी प्रतिबद्धता दोहराई है। अमेरिका के प्रमुख विपक्षी नेता पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान आम चुनाव में धांधली का आरोप लगा जनादेश चुराने की बात कहकर जांच की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान के मामलों के जानकार और अमेरिका के सहायक विदेश मंत्री डोनाल्ड लू बुधवार को कांग्रेस पैनल के समक्ष प्रमुख गवाह थे। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 126वें स्थान पर। 143 देशों की ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स यानी कि वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक में भारत 126वें स्थान पर है। बुधवार को जारी इस इंडेक्स में फिनलैंड लगातार 7वीं बार शीर्ष पर है। हमास के साथ 5 महीनों से जारी युद्ध के बावजूद इजराइल 5वें स्थान पर है। UN इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के अवसर जारी के इंडेक्स में भारत से नीचे लीबिया, इराक, फिलिस्तीन, नाइजर जैसे देश हैं। यह रिपोर्ट ग्लैप, द ऑक्सफोर्ड वेलबिंग रिसर्च सेंटर, द UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क और WHR एडिटोरियल बोर्ड की साझेदारी से बनाई गई है। तो ये आज का यानी 21 मार्च 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।